नमस्कार, आप देख रहे हैं कलियुगी समाचार और मैं हूं आपके साथ सोनू वर्मा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसानों की हमेशा मदद करने वाले, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई है और किसानों की आवाज़ उठाने के साथ साथ प्रशासन ने इनकी बात को सुना है और जो कुछ प्रमुख मुद्दे हैं उनको सुलझाया भी है। आपका स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने किसान जो संगठन है किसानों की बात उठाने के लिए इसकी शुरुआत कैसे की और इसका प्रेरणा स्रोत आप किसको मानते हैं? देखिए, सबसे पहले हमने सन 2017 से किसान संगठन हमने ज्वाइन किया और किसानों और मजदूरों की आवाज़ हमने बुलंद करना चाहिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कहीं ना कहीं किसानों के साथ और मजदूरों के साथ जो घटनाएं हो रही थी और उनको जो समस्याएं हैं, जरूरी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनकी नहीं पूरी थी। कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको पूरा करने में असमर्थ हो रही थी। इसलिए हमने सन 2017 में ज्वाइन किया और हमने 17 में ज्वाइन किया तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत थे वो हमारे बाबा महेंद्र टिकैत साहब थे और उनसे प्रेरणा ली हमने, उनको देखा, उनको सुना, उनके बारे में जाना। तब हमें लगा कि हाँ, कुछ अगर करना है तो किसान संगठन की तरफ जाकर किया जा सकता है, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए। फिर हमने संगठन ज्वाइन किया और धीरे धीरे हमने अपनी जो किसानों की और मजदूरों के जो मुद्दे हैं उनको अधिकारियों तक पहुंचाया और जहां तक कोशिश करी हमने कि उन जो मुद्दों को उठाया गया है उनका निस्तारण हो। आज भारतीय किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है और क्या एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, बिल्कुल समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। एक 5 रुपये का चिप बिकता है तो उसको भी 5 रुपये छपे हुए, 20 रुपये की पानी की बोतल बिकती है उसको भी 20 रुपये छपे हुए। तो कहीं ना कहीं जब किसान अपनी मेहनत का अपना हक मांग रहा है तो उसको मिलना चाहिए, जहां वो बल्कि किसान को ये मिल नहीं पा रहा। इसलिए इस लड़ाई में हमारा संगठन हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। जो जो यहाँ पर की नगर पंचायत है, यहाँ पर कुछ मूलभूत समस्याएं लोगों के द्वारा बताई जा रही हैं, उनको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, बंकी में हमारी जो नगर पंचायत है तो वो 50 साल पीछे चल रही है। वो इस वजह से पीछे चल रही है क्योंकि कस्बा बंकी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं, बच्चों के खेलने का मैदान नहीं। अगर कोई हादसा हो जाए तो ले जाओ तो घंटों क्रॉसिंग पे फंसे रहो, ओवर ब्रिज नहीं। तो हमारा बंकी जो कस्बा है वो 50 साल पीछे चल रहा है। वो पिछड़े की 50 साल पिछड़े की जो अनुभूति भोग रहा है कि हम पिछड़े हैं। अगर कस्बा बंकी को अगर उज्जवल बनाना है, उज्जवल भविष्य बनाना है और बच्चों को, युवाओं को, सबको कहना है कि अगर आप समाज के हित के लिए बोल रहे हैं तो जैसे कि बंकी क्रॉसिंग का आपने देखा होगा, हमने बराबर मुद्दा उठाया तो बंकी के कुछ लोग निकल के हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये ज़रूरत सबकी है। 35,000 की लगभग आबादी, 1 लाख लोगों का आवागमन होता आसपास के गाँव के लोगों को मिला के, तो ये सबकी ज़रूरत है। अगर इस ज़रूरत पर आप नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ कोई नहीं। बंकी ओवरब्रिज की आपने बात की, बंकी ओवरब्रिज को लेकर आप विगत कई वर्षों से लगातार इसको बनवाने के लिए प्रशासन से लगातार बात कर रहे हैं और कुछ कथित लोग भी हैं जो अगर कोई भी बात आती है तो उसमें अपने आप को लेने लगते हैं। इसको लेकर के कहना है? देखिए, हमें श्रेय नहीं चाहिए, हमें ब्रिज चाहिए। ब्रिज बन जाए, लोगों की मदद हो जाए और लोगों को जान माल का नुकसान बच सके। हमारे लिए इससे बड़ा क्रेडिट कुछ नहीं हो सकता। कौन बनवा रहा है, कैसे बनवा रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं, किसी विधायक सांसद से कोई मतलब नहीं। हमारा सिर्फ एक मोटिव है कि ओवरब्रिज बनना चाहिए। कौन बनवा रहा है, कैसे बनवा रहा है, हमें इससे मतलब नहीं। और जिसको क्रेडिट लेना है वो ले ले। हमारा काम है, हम तकरीबन बंकी ओवरब्रिज की लड़ाई तकरीबन सन 2019 के आसपास से लड़ रहे हैं। ओवरब्रिज के लिए हमने कई बड़े अधिकारियों से मिले, ARM से मिले, ADRM से मिले, स्टेशन अधीक्षक से मिले, ज़रूरत पड़ने पर हम कई बड़े अधिकारियों से मिले। लेकिन राजनीतिक पार्टियों से हटकर एकमात्र संगठन ऐसा है जो बंकी की जनहित की समस्याओं के लिए उच्च अधिकारियों तक पहुंच रहा है और हमें आशा है कि जल्द ही इस पर काम होगा। जो बढ़ती खेती की लागत है और घटती आय है, इसका कोई समाधान कर सकता है? देखिए, इसका समाधान तो सरकार है कि महंगाई चरम पर है और आय घटती जा रही है, इससे लोग परेशान हैं और इसके लिए सरकार को बैठकर मंथन करना होगा। इस समस्या को कैसे दूर करना है, उनको अपनी पूरी कैबिनेट और अपने पूरे
मंत्रिमंडल के साथ बैठना होगा, तब जाकर इस पर कोई निर्णय निकल सकता है। उस पर हम वहाँ कोई निर्णय नहीं। जो किसान की आय है इसको दोगुनी करने के लिए सरकार बार बार कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, लेकिन क्या वर्तमान कृषि नीतियों में ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए कि जो किसान की आय दोगुनी करने की बात है वो वास्तविक हो सके? देखिए, किसान की आय दुगनी करने को कहा तो गया था सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक किसान की आय दुगनी नहीं हुई है। और अगर सच में किसान की आय दुगनी करना है तो एमएसपी समर्थन मूल्य बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए। आप एमएसपी समर्थन मूल्य दे दीजिए, किसान अपनी आय दुगनी कर लेगा। आप 276 रुपये का यूरिया था, 400-500 रुपये का जो चल रहा है, तो आपने तो पैसे बढ़ा दिए, लेकिन किसान की जो आय है, जो बिकनी है, उस पर कोई पैसा नहीं है। पिछली बार धान की फसल में 76 रुपये क्विंटल हो रहा था, तो किसानों के साथ एक भद्दा मजाक था कि 76 पैसे प्रति किलो। तो ये तो एक सीधा सीधा मजाक किसान के साथ। जो आलू के टाइम में कुछ किसानों की समस्या थी कि उनको बिना बताए जो कोल्ड स्टोर मालिक हैं उन्होंने जो वहाँ के स्टोर में आलू रखने के लिए पैसा लगता है उसको बढ़ा दिया था। इसको लेकर के किसानों ने आंदोलन भी किया। क्या वो स्थिर हुआ था कि रेट बढ़ाया गया है? देखिए, जो हमारा आलू वाला स्टोर वाला मामला है, ये हमारे संयुक्त मोर्चे की तरफ से जिलाधिकारी महोदय से मिलकर हम लोगों ने अवगत कराया कि कोल्ड स्टोर मालिक कुछ अपने मन मुताबिक भाड़ा वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने बाहर रेट बोर्ड लगा रखा, तो जिस पर तत्काल डीएम साहब ने संज्ञान लिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो पहले से मूल्य तय है वही मूल्य लिया जाएगा और लगभग वही मूल्य वसूला गया। कहीं अगर कुछ लोगों ने अगर गलत कृत्य किया है तो उसकी जानकारी हमारे माध्यम से आएगी। अगर हमारे माध्यम में आई होती तो उसके खिलाफ हम लोग किसान हैं, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि उनको कथित तौर पर यूरिया नहीं मिल रही है। यूरिया प्रशासन कह रहा है कि जिले में यूरिया प्रचुर मात्रा में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन किसान हैं उनका आरोप है कि वो सुबह की दुकान पर जाते हैं, प्राइवेट दुकान पर जाते हैं, सहकारी समिति पर जाते हैं, दिन भर लाइन में लगते हैं और उनको वापस आना पड़ता है। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, यूरिया की जो काला बाजारी हो रही है, सबसे बड़ा कारण है यूरिया न मिलने। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जो है डीओ साहब ने कई अभियान चलाए जिसके तहत कई दुकानें सीज करी गई जो काला बाजारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है यूरिया न मिलने का, काला बाजारी। उस पर रोक लगेगी तो किसानों को यूरिया मिलेगी। और यूरिया जो सुबह से किसान, अगर 50 किसान खड़ा है समिति पर या प्राइवेट दुकानों पर, वहाँ पर सिर्फ 10 किसानों को मिलती, 40 को लौटना होता है। एक तो फिंगरप्रिंट्स वाला मामला फंस रहा था कि फिंगरप्रिंट नहीं देंगे। तो अभी पूर्व में हमारे संयुक्त मोर्चे प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव खाद्य विभाग से मिलकर अपनी बात रखी और जहाँ पर उन्हें संतुष्टि दिलाएगी कि अब आप बिना फिंगरप्रिंट लिए खाद मिल जाएगी। तो अभी ये जो आया है मामला कि बिना फिंगरप्रिंट लगे खाद मिलेगी, ये हमारे किसान प्रतिनिधिमंडल का कार्य है जो प्रमुख सचिव से मिलकर उन्होंने अवगत कराया। और पूरे किसान प्रतिनिधिमंडल का हम आभार प्रकट करते हैं। किसानों की लड़ाई उन्होंने कुछ स्तर तक पहुँचाई। और एक क्वेश्चन है कि जो बाराबंकी का जिला अस्पताल है वहाँ पर ट्रामा सेंटर बना है, लेकिन वहाँ के जो मरीज जाते हैं उनका आरोप है कि वहाँ पर कोई हृदय का डॉक्टर नहीं है। इसकी जो ये समस्या है जिले के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन कोई ना कोई हृदय का दुख जाता है किसी का, वहाँ पहुँचता है, उसको रेफर कर दिया जाता है। इसको लेकर के आपकी राय क्या है? देखिए, ट्रामा सेंटर बना हुआ है सन 2016 में बना हुआ, जो चालू ही नहीं किया गया। इमरजेंसी जो चालू है उसका बोर्ड उतार के उस पर ट्रामा सेंटर का बोर्ड लगा दिया गया। तो बोर्ड बदलने से ट्रामा सेंटर नहीं बन जाता। सबसे पहली चीज़ तो आपको जानकारी में ये रखना होगा कि ट्रामा सेंटर का जो स्टाफ होता है वो इमरजेंसी में काम नहीं कर सकता है, और जो इमरजेंसी का स्टाफ होता है वो ट्रामा सेंटर में काम नहीं, उसका ट्रांसफ़र भी उसी के विभाग में होगा। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे जनता के साथ धोखा हुआ है कि ट्रामा सेंटर का बोर्ड लगा दिया गया, इमरजेंसी का बोर्ड करके वहाँ पे हार्ट के डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे और कई चीज़ों के डॉक्टर नहीं। इसका भी पूर्व में जब सीएमओ साहब नए बाराबंकी में पधारे, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, तो हमारे संगठन की तरफ से हमने उनको एक ज्ञापन दिया। इस पर हमने अस्पताल की कई समस्याओं को उजागर किया। लेकिन अभी जहाँ तक हमें लग रहा था कि सीएमओ साहब नए आए हैं और लगातार छापे मार रहे हैं, लगातार जो गलत तरीके से अस्पताल चल रहे हैं अगर उन पर भी छापे मार रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ निकल के आए, कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन वो भी हमको फेल होते दिखा, क्योंकि लगभग जो पहले हाल था सरकारी अस्पतालों का अभी भी वही हाल है। सरकारी अस्पताल है वहाँ पर ज़्यादातर मरीज जाते हैं, उनका कथित तौर पर आरोप रहता है कि डॉक्टर वहाँ पर उनको बाहर की दवा लिखते हैं, जबकि सरकार
जो सरकारी अस्पताल होते हैं वो उसमें दवाइयाँ मुहैया कराते हैं, इसको लेकर के क्या है? देखिए, इसको लेकर भी हमने सीएमओ साहब को बताया था कि बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, और जब देखता आदमी कि डॉक्टर इस तरह का आदमी नहीं हो सकता है, ये कुछ बोल दे, तो उसको सिर्फ एक पर्चा जो होता है उसी के ऊपर दवा लिख के दे देगी। जैसे आपको 5 दवा लिखी गई, आप गए लाइन में लगे, आपको 3 दवा मिली, वो ये नहीं बोलेगा आपको 2 दवा बाहर से लेनी, और जिसको नहीं मालूम है वो कैसे खरीदेगा? वो तो समझेगा कि उनको सारी दवाएं मिल गई। ये भी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन इस पर प्रशासन का, यहाँ के लोकल नेताओं का, यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उनका इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है। सिर्फ वोट लेने के वक्त लोगों के दरवाजे खड़े होते हैं, लोग उनसे बताते हैं हम आपके साथ में हैं। अगर आप सच में साथ में हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार दीजिए, लोग आपके साथ में आ जाएंगे। और यहाँ जो सरकारी जिला अस्पताल है वहाँ पर एक भैया मुंडे की तरफ गेट है, आपने कई बार उस मुद्दे को उठाया कि वो गेट खोला गया है, तो उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीच में कुछ और भी लोग लगे हुए थे जो गेट खुल जाए, तो रात में के वक्त खुलने का कुछ आदेश हुआ है, लेकिन वो 24 घंटे खुल जाए कि जो शहर के बीच के लोग हैं या आसपास के शहर के लोग हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको घुमा के ले जाना पड़ता है, उनको लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। इससे बच जाएगा तो हो सकता है मरीज की जान बचाई जा सके। इस पर हमने अपना रखा था मांग पत्र कि इसको खोला जाए, लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से या सीएमओ ऑफिस की तरफ से या सीएमएस की तरफ से किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं करेगी खोलने की, और इसकी लड़ाई हमारी जारी है, और जल्द ही प्रयास है कि ये खोला जाए। एक अपने प्रयास में हम लगे, अपना प्रयास हम लगे। जो जिले के प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर के आगे आपका कार्यक्रम है, उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, हमारा कार्यक्रम चुनाव के मुद्दे से नहीं, हमारा कार्यक्रम प्रस्तावित है, आपने बोला तो हम आपको दे रहे हैं। हमारा कार्यक्रम कल है जिला कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन देना कस्बा बंकी की समस्याओं को लेकर, और अगर उन्हें लगभग 1 हफ्ते के भीतर नहीं किया गया, कार्य पूर्ण नहीं किए गए, तो नगर पंचायत बंकी का घेराव किया जाएगा 1 हफ्ते के बाद, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन व नगर पंचायत बंकी के अधिकारियों कर्मचारियों की होगी। और एक क्वेश्चन है कि आपके ऊपर आपने कोई डाली थी कि काफ़ी तौर पर आपको जो बंकी का विकास है इसको लेकर के आपने मुद्दा उठाया, उसके बाद आपको कथित तौर पर मारने की धमकी दी गई है, इसको लेकर के? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया। हमने अपनी माता जी से कह रखा, आपके 2 बेटे हैं, ये बेटे। हमने अपना जीवन जनता के लिए समर्पित कर दिया है, लोगों के लिए समर्पित कर दिया है, तो मौत कल आनी आ जाए उससे हमें डर नहीं, और न लोगों के डराने से हम डरने लगे। क्योंकि बंकी में हो रहे भ्रष्टाचार को लगातार हमने उजागर किया। बंकी का ही नहीं, जनपद में हो रहे भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया। अभी आपने पूर्व में देखा होगा, हमने अस्पतालों के मुद्दे उठाए, प्राइवेट अस्पतालों के मुद्दे उठाए, कोडीन पर मुद्दा उठाया हमने। कोडीन सिरप जो बिक रही थी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और स्कूलों के मुद्दे उठाए। बंकी के कई ऐसे मुद्दे उठाए, जैसे कि प्राइवेट प्लाटिंगों में सरकारी नाले बनाए गए, 3 नाले बन गए, किस बिना प्रबंध। जनता के पैसा है, आप प्राइवेट प्लाटिंग में नाला कैसे बना सकते हैं? एक तालाब पटा भी पूर्व में, उसकी भी शिकायत हमने एसडीएम मैडम के यहाँ पहुँच कर कार्यालय पर उनसे करी, और उस पर भी नाला नाप लिया गया है बनाने के लिए। तो आप हमारे हित का जो पैसा आया है, नगर पंचायत बंकी के हित का पैसा आया है, वो आप प्राइवेट प्लाटिंग में नाला बना के क्यों उसको खर्चा कर रहे हैं? वो आप जनता पर खर्चा करिए। अभी आप बंकी आए होंगे तो आपने खुद बंकी की दलिद्री देखी होगी। रास्ते में बंकी क्रॉसिंग पर उस तरफ एक छोटा सा तालाब बन गया है, लोगों को निकलने में कितनी परेशानी थी। वहाँ आज दिन ऑटो पलट जाते हैं, आज दिन मोटरसाइकिल लोग लेके गिर जाते हैं, परिवार को लेके गिर जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बंकी में आने के लिए, बंकी से जाने के लिए 2 रास्ते, एक ये हमारे पीछे वाला रास्ता, एक भी क्रॉसिंग वाला। इस रास्ते पर भी नाले दोनों तरफ रोड के खुदे पड़े हुए हैं, और बीच में पानी भरा है, तकरीबन 100 मीटर के आसपास पानी भरा हुआ है, और मट्टी जो चिकनी नाले की खुदी थी वो रोड पर है। लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, यहाँ पर भी हादसे होते हैं। तो बंकी से आवागमन के लिए जो रास्ते हैं वो भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन बंकी के नेता, बंकी के जिम्मेदार अधिकारी कान में रुई डाले, अपने एसी कमरों में बैठे हैं। उनको जनता की जनहित की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये हमने बुरा ठाना और बंकी के भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिसकी वजह से हमें जान से मारने की धमकी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। तो हम न मुकदमों से डरने वाले हैं, न जान के खतरे से डरने वाले। हमने ठाना है, बंकी की जनहित की जनता की समस्या उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहे। क्योंकि जो ये सब मुद्दे हैं इनको लेकर प्रशासन से क्या? देखिए, प्रशासन से हमें यही कहना है कि जो जनहित के मुद्दे हैं
उन पर कार्य तत्काल होना चाहिए ताकि जनता को भी लगे, और जो सरकार की तरफ से आ रहा है कि हम जनता के साथ हैं, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी मैसेज सही जाना चाहिए। जब अधिकारी लेट करता है तो वो मैसेज सरकार के लिए खराब होता है। जैसे कि अभी पूर्व में हमने ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय के बंकी की रोड में जो हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, वो जिलाधिकारी महोदय कैसे मार्क होके 12 दिन बाद निकला, वो भी 3 बार हम जब दौड़े हैं तब निकला है, और मार्क होके वो नायब तहसीलदार के पास अभी तक उसकी जांच नहीं करी गई। कल भी हमारी नायब तहसीलदार साहब से मुलाकात हुई थी, हमने बोला तो उन्होंने कहा सोमवार मंगलवार तक हम जांच कर लेंगे इसकी। तो अब बताइए लगभग 1.5 महीना होने वाला, अभी जांच नहीं हुई है। अगर ठेकेदार को पेमेंट हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा भाई? जांच जब करी जाए जब पेमेंट उसका फंसा हुआ, अगर रोड गड़बड़ है तो उसका पेमेंट रोका जा सके, पेमेंट चला गया तो कौन लेके आएगा? तो कहीं ना कहीं शासन को, प्रशासन को ये ध्यान देना होगा जो जनता के मुद्दे हैं उन पर जो जनहित के मुद्दे हैं, जो उनके मूलभूत जरूरतें हैं, उसको लेकर सरकार को सख्त होना होगा अधिकारियों के ऊपर, ताकि उनका निस्तारण समय से हो सके और जनता को राहत मिल सके। अध्यक्ष ये बताइए कि जो शिक्षा में सुधार कैसे किया जा सकता है और जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, शिक्षा में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब लोग कह रहे हैं हम विश्वगुरु बन चुके हैं, तो विश्वगुरु जब बन चुके हैं तो हमारे देश के बच्चे, जो बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम कैसे विश्वगुरु बनें? पहला सवाल तो यहाँ पर ये होता है। और अगर सच में आपको शिक्षा का सुधार करना है तो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े मंत्री, नेता, उद्योगपति हैं, इनके बच्चे जब यहीं के कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ेंगे तो शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। जब बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे तो पेपर लीक जैसी समस्याएं जो हो रही हैं ये भी कम हो जाएंगी। खत्म होने का दावा नहीं कर सकता कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन इस पर धीरे धीरे करके लगाम लगाई जा सकती है। लगाम लगाने का एकमात्र चारा यही है कि जो देश के पूंजीपति लोग हैं, देश के मंत्री हैं, देश के विधायक हैं, देश के उद्योगपति हैं, इन सभी को अपने बच्चों का एडमिशन यहीं के बड़े बड़े कॉलेजों, विद्यालयों में कराएं, और ताकि जनता के, जो आम जनता के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ताकि उनका भी भविष्य उन्हीं के साए में दुरुस्त रहे। और जैसे प्राइवेट स्कूल है, ज़्यादातर आरोप रहता है कि वो फीस वृद्धि लगातार करते हैं, अपने मन मुताबिक जो सिलेबस होता है वो एक विशेष दुकान से खरीदवाते हैं। उसके बाद जो सरकारी टीचर होते हैं वो एक कंपटीशन होता है उसकी तैयारी करके, एग्ज़ाम दे करके वो भर्ती होते हैं। कई लाख जो अभ्यर्थी होते हैं फॉर्म भरते हैं, उसके बाद में कई हज़ार ही सफल होते हैं जो अध्यापक बनते हैं। जो प्राइवेट टीचर हैं उनसे अगर योग्यता की बात करें तो कई गुना जो सरकारी टीचर हैं योग्यता में ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है और प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा होती है? देखिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई इसलिए कम हो रही है, वो वहाँ के टीचर वो खुद जानते हैं नाम अच्छा पढ़ा सकते हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं। कोई एक, आप पूरे जनपद बाराबंकी की हम बात कर रहे हैं, एक कोई टीचर ऐसा ला दीजिए, हम पूरे प्रदेश की बात कर लीजिए। क्वेश्चन ये है, नहीं, क्वेश्चन हम आपका समझ गए, क्वेश्चन आप हमारी बात समझिए कि अगर कोई एक टीचर, अगर आपको शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना है तो जो सरकारी टीचर है उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने, जब उसको खुद अपनी पढ़ाई हुई शिक्षा पर भरोसा नहीं है तो लोगों को कैसे होगा, ये मुद्दा है। तो जब आप जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, जो जनपद के अधिकारी हैं, जो जनपद के लोकल नेता हैं, वो सरकारी स्कूल में जब पढ़ाएंगे तो जब वो वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ के चक्कर लगाएंगे तो वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल एक अपना पैटर्न फॉलो करेंगे, वहाँ के बच्चों को तभी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। अन्यथा सिर्फ गरीब, ग्रामीण, गांव क्षेत्र के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उस पर खास ध्यान न देने की वजह ये है कि वहाँ पर कोई उच्च अधिकारी समय से पहुँचता नहीं जांच कर रहे, और इसीलिए प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्राइवेट शिक्षा माफिया एक्टिव हो चुका है। आप किताबें स्कूल से खरीदिए, आप जूते स्कूल से खरीदिए, आप मोजे स्कूल से खरीदिए, आपको सारी चीज़ें स्कूल से खरीदने। भाई स्कूल है कि जो ने थोक की दुकान खोल रखा कि आपको सब कुछ यहीं से खरीदना है? स्कूल की आड़ में धन उगाही का धंधा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया सबसे ज़्यादा हावी है, शिक्षा माफिया और स्वास्थ्य माफिया। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगाम लगा दी जाए, जो ये माफिया एक्टिव है इन पर लगाम लगा दी जाए और इन दोनों प्रणाली को दुरुस्त कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने से कोई रोक नहीं सकता। और धर्मेंद्र प्रधान ने नीट का जो पेपर लीक हो
मुद्दा उसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, क्या एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से उनकी जान वापस आ सकती है, या फिर जो आगे जो प्रतियोगी छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नर्वस हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनको क्या एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से रोका जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ये बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। पूर्ण तौर पर जिसकी जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। और आज एक मंत्री पद से हमने इस्तीफा दे दिया, कल दूसरे विभाग का मंत्री बना दिया जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक खाना पूर्ति है। अगर सच में बच्चों के लिए आप इस्तीफा देने आए थे तो आपको अपने नैतिकता के आधार पर अपनी सांसदी से इस्तीफा देना चाहिए था, आपको नेतागिरी से इस्तीफा देना चाहिए था, आपको पूर्ण रूप से अपने आप को सिक्योर करके नेतागिरी से हटा लेना चाहिए था। तब तो दिखता कि बच्चों का भविष्य, आपको लगा कि बच्चों का भविष्य हमारी वजह से खत्म हुआ। और रही जो बच्चे ख़त्म हो चुके हैं उनकी जान को वापस नहीं कर सकता। और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप तैयारी करिए, पेपर ना लीक हो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कहीं बट इस तरह के मामले आते हैं तो आप अपने परिवार के बारे में भी सोचिए कि इस तरह की हरकत करके आप जब इस तरह का कृत्य करेंगे तो आपके परिवार पर भी बीतेंगे। एक बच्चा गया है जो ख़त्म हुआ है, जो सुसाइड किया है, वो एक बच्चे ने सुसाइड नहीं किया, एक पूरे परिवार का सुसाइड होता है, वो पूरे परिवार को उसको भुगतना होता है। तो वो बच्चा अपने परिवार के बारे में भी सोचे। हाँ, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस पर कठोर कदम उठाने चाहिए सरकार को। और जो भी इसमें दोषी हैं, जैसे कि अभी संसद में एक कानून पास हुआ, 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माना, आजीवन कारावास और गैर जमानती उनको जमानत मिलनी ही नहीं। इस तरह का कानून लाया जाए ताकि लोगों के अंदर खौफ बन सके और इस तरह के जो कृत्य कर रहे हैं उसको रोका जा सके। और जो प्रतियोगी छात्र हैं वो नर्वस हो जाते हैं, और नर्वस होने के बाद उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि मैंने पढ़ाई की और सफलता नहीं मिली है, मतलब कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। ऐसे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको कैसे सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, उनको सिर्फ एक सुझाव देना चाहेंगे कि नर्वस मत हो, आपने मेहनत करी है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला आपके साथ है। और नर्वस होकर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो उसका खामियाजा आपके साथ साथ पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इस तरह से इसलिए इस तरह के गलत कदम न उठाएं, अपने परिवार को पूरी बात बताएं, अपने परिवार के साथ रहें, उनके साथ बैठे उठें, अपनी जो भी अंदर दिल में दबी हुई बातें अपने परिवार से शेयर करें। और आपका परिवार आपके साथ है, जब कहीं उचित बना होगा आपके लिए तो आपको वहाँ पर ऑटोमेटिक कार्यभार मिल जाएगा। और ये सब चीज़ें जो लीक होने वाली हैं ये पूरी तरह से रोकी जब तक नहीं जाएंगी तब तक बच्चों का भविष्य सिक्योर नहीं होगा। और हम जो पेपर लीक हैं इसके पूरे खिलाफ हैं, लेकिन एक पेपर लीक होने से आप अपनी जान दे दें, आप अपना परिवार खत्म कर दें, इस तरह के कदम मत उठाएं। क्योंकि आपसे सिर्फ आपको आस नहीं है, आपके पूरे परिवार को आस है, आपसे पूरा परिवार जुड़ा है। अपने परिवार के लिए अपने आप को सेफ आपको रखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे साथ भारतीय किसान मजदूर यूनियन दसहरी के प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्ष नेहाबेन सिद्दीकी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनहित के मुद्दे हैं वो हम लगातार उठाते रहेंगे, और इसको देखते हुए जो बाराबंकी के किसान हैं और जो आम नागरिक हैं उनका जुड़ाव भारतीय किसान मजदूर यूनियन दसहरी की तरफ हो रहा है, और लगातार इनके साथ भारी काफिला जुड़ रहा है। और ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहिए कलयुगी समाचार बाराबंकी के साथ।